Hello dear learners, today we are on the second part of NCERT exemplar problems work, energy and power, and today we are going to discuss some more questions to clarify the concept, and moreover these NCERT exemplar problems are very important in context to the examination point of view also and for understanding base also. So let us start with this. Firstly, let's start with the question number one. What is question number one? See, question number one is that a rocket is moving up with a velocity. Which velocity? With velocity v. See, this is velocity v. रॉकेट जो है वो मूव किससे कर रहा है? वेलोसिटी v से जो है वो मूव कर रहा है जी. ठीक है जी. एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस रॉकेट इज सडनली ट्रिपल्ड, अगर यही वेलोसिटी ट्रिपल हो जाती है तो उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या रहेगी? ठीक है जी. तो मैं देखिए जी, आपने क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालनी है. काइनेटिक एनर्जी 1:2 निकाल लो, चाहे 2:1 निकाल लो. उसने बोला उन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज की रेशो क्या रहेगी, राइट? सो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपने. ठीक है जी. फर्स्ट टाइम आपकी वेलोसिटी कितनी है? v है. तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ एम वी. लेट दिस v बी v1 square रेशो हाफ m. let this v be v2 square. राइट. नाउ व्हाट हैपन्स, जो अब आपकी काइनेटिक एनर्जी पहली है वो दूसरी का ट्रिपल हो जाती है, यानी कि हाफ एम. अगर यहाँ v है तो दूसरी बार वो जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स हो जाती है v का. देन व्हाट विल बी द रेशियो? देखिए हाफ के साथ हाफ कैंसिल हो गया बेटे, m के साथ m कैंसिल हो गया. अब आया v स्क्वायर रेशियो 3 3 9 v स्क्वायर. तो v स्क्वायर के साथ v स्क्वायर कट गया. आपकी रेशियो आ गई जी 1:9. अगर आप काइनेटिक एनर्जी 2 रेशियो काइनेटिक एनर्जी 1 निकालते तो यही रेसिप्रोकल हो जाता, फिर रेशियो आ जाती है आपकी 9:1. राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. कल हमने 9 क्वेश्चंस किए थे, आज हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं. अब देखिए 11th. Avinash can run with the speed of 8 meter per second against the frictional force 10 Newton. अब क्या गिवन है जी? कहता है जो अविनाश है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है जी? 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. और फ्रिक्शनल फोर्स जो उस पे एक्ट कर रही है वो कितनी है? 10 न्यूटन है. ठीक है. कपिल भी मूव कर रहा है, इसको F1 मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं. ठीक है जी. तो अब देखते हैं जी. कहते हैं कपिल भी मूव कर रहा है. कपिल की जो स्पीड है वो है जी 3 मीटर पर सेकेंड, और कपिल की जो फ्रिक्शनल फोर्स है जी वो है 25 न्यूटन. अब उसने कहा हु इज मोर पावरफुल, किसके पास पावर ज्यादा है? कैसे पता चलेगा? आपको पता है पावर का एक तो फॉर्मूला आप करते हो वर्क डन ओवर टाइम टेकन. एक फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में और भी डिस्कस किया है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. आज की वीडियो ये लंबी जाएगी तो इसलिए मैं इस फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर रही, अभी मैं डायरेक्ट यूज करने जा रही हूँ. दूसरा फॉर्मूला, अगर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी गिवन हो तो पावर का फॉर्मूला होता है जी फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है जी. तो P1 देखिए, P1 आ जाएगी आपके पास 8 इंटू 10, दैट इज 80 वॉट. P2 आप देखोगे तो कितना आएगा जी? 3 इंटू 25. तो ये पावर कितनी आएगी जी? 75 वॉट. तो इसका मतलब है कौन पावरफुल हुआ? फर्स्ट वन वाला पावरफुल हुआ ना, यानी कि अविनाश इज मोर पावरफुल. उसने कहा हु इज पावरफुल, तो हम कहेंगे अविनाश इज मोर पावरफुल. राइट. क्यों पावरफुल है? क्योंकि उसने कहा वाई, हमने निकाल के दिखा दिया क्वेश्चन, बात खत्म. ठीक. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 12. देखिए जी. कहता है अ बॉय, जो बॉय है, लेट मी मार्क हियर. ठीक है जी. A boy is moving on a straight road against the frictional force of 5 Newton.
एक जो बॉय है वो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है जहां फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है जी वो है, फोर्स इज 12 न्यूटन। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, कहता है पहले वो स्ट्रेट रोड पे चला, ठीक है जी, 1.5 किलोमीटर चलने के बाद वो अपना, कहते हैं ही फॉरगॉट द करेक्ट पाथ, वो सीधा पाथ जो अपना उसका सही पाथ था, सही रास्ता था, वो भूल गया। फिर उस और करेक्ट पाथ एट अ राउंड अबाउट मतलब जो आपका सर्कल अबाउट होता है, जो गोल घेरा होता है, उसकी तरफ चलना मतलब उस जगह पे आप वो रास्ता भूल गया जिसकी जो रेडियस गिवन थी आपके पास 100 मीटर है। कहता है हाउ एवर ही मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, अब स्ट्रेट लाइन पाथ छोड़ के उसने सर्कुलर पाथ वो मूव किया, कितना, 1.5 साइकिल, वन मतलब 1.5 साइकिल, मतलब एक सर्कल फिर आधा सर्कल, वो क्या हुआ, वो कितना कहाँ घूमा, उस राउंड अबाउट के पास। एंड देन ही मूव फॉरवर्ड, फिर वो सीधा मूव करना शुरू कर दिया उसने 2 किलोमीटर। तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है जी वर्क डन, ठीक है। वर्क डन के लिए फॉर्मूला हमें पता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स तो हमारे पास है पर हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन हम कैसे निकालेंगे जी, डिस्टेंस को ऐसे से भी डिनोट करते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस उसने कैसे कवर अप किया, कहता है ही आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर, पहले उसने डिस्टेंस कितना कवर अप किया जी, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का मतलब है जी 1500 मीटर हो गए, ठीक है। फिर उसने कवर अप किया 1 पॉइंट, फिर उसने 1.5 क्या कवर अप किया, राउंड ऑफ रेडियस, 1.5 राउंड, किसका राउंड, जिसकी जो रेडियस है हमारे पास जी 100 मीटर, ठीक है जी। और तीसरा उसने थर्ड स्ट्रेट लाइन पाथ में फिर वो मूव किया, उसने कितना डिस्टेंस की कवर किया, 2 किलोमीटर। अब देखिए जरा टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी हो गई, 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर, राइट। उसके बाद आया जी आपके पास 1.5 राउंड है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी जी, यहाँ पे आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगेगा, यानी कि 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 100 दी गई है, प्लस अगला डिस्टेंस क्या है 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ गया जी 1500, राइट। अब जब 1.5 को इस सारे फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप चेकअप कर लेना इसको, ये अप्रोक्सीमेटली 942 आ रहा है जी, ये आ गया 2000। इस कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना, वीडियो अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई जी 4442 मीटर, ठीक है जी। देन व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन विल बी इक्विवेलेंट टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है आपके पास 12 है, राइट। फोर्स 12 ही गिवन है ना, लेट्स सी चेक वंस अगेन, नहीं सॉरी 5 न्यूटन है, हमने यहाँ गलत लिखा है जी, ये दिस इज 5 न्यूटन, ये देखिए, ठीक है जी। तो फोर्स इज 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 4442, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा जी 22210। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। अब आया क्वेश्चन नंबर 13, एक ही क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है कैन एन ऑब्जेक्ट हैव मैकेनिकल एनर्जी, क्या ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है कि चाहे उसका जो मोमेंटम है वो जीरो हो, यस इट इज पॉसिबल, हो सकती है। क्यों, मैकेनिकल एनर्जी बेटे क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, किसका सम होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है जी। तो अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है एक पर्टिकुलर हाइट पे, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो ये क्या शो कर रहा है, उसका मोमेंटम जो है वो जीरो नहीं होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इफ द बॉडी इज एट रेस्ट एट अ सर्टेन हाइट, किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे अगर बॉडी रेस्ट पे है, देन उसके पास क्या होगा, देन इट विल एग्जिबिट विच एनर्जी,
potential energy. And if it is going to exhibit potential energy, it shows momentum is, but its momentum can be zero. Its momentum, क्यों मोमेंटम जीरो है? क्योंकि वेलोसिटी हमने जीरो बोल दी, और मोमेंटम किसके बराबर होता है जी? P इज इक्वल टू एम बी। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, बॉडी रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी जीरो होगी, मोमेंटम जीरो। बट क्यों? क्योंकि आपने उसको डिस्प्लेस करके आप पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है जी। मैकेनिकल एनर्जी होगी क्योंकि पोटेंशियल है, काइनेटिक जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब है मोमेंटम भी जीरो रहेगा। Right, from here we will be continuing in the next video. By that time, thank you and stay blessed.